दोस्तों एक हफ्ता भी नहीं हुआ जब डीआरडीओ ने चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज पर एक ऐसा टेस्ट किया जिसकी हेडलाइन तो बहुत ही छोटी सी थी, लेकिन उसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी है। क्योंकि इस बार सवाल ये नहीं था कि रॉकेट कितनी दूरी तक जा सकता है, बल्कि सवाल ये था कि रॉकेट कितनी पास की दूरी को भी उतनी ही सफाई से हिट कर सकता है। और यही फर्क आगे चलकर ये तय करेगा कि इंडिया की रॉकेट फोर्स आर्टिलरी की दुनिया में आज कहाँ खड़ी है। तो चलिए आज इसी टेस्ट से शुरुआत करते हुए पूरी पिनाका स्टोरी को समझते हैं। दोस्तों 8 जुलाई 2026 यानी 3-4 दिन पहले डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट यानी एलआरजीआर का एक फ्लाइट टेस्ट किया। और इस बार यूजर डिफाइंड मिनिमम रेंज यानी 60 किलोमीटर पर रॉकेट को फायर किया गया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रॉकेट ने अपनी तय ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए टारगेट को एकदम सटीकता से हिट किया और सारे इन फ्लाइट्स मैनूवर भी प्लान के मुताबिक हुए। और दोस्तों एक अमेजिंग बात यह रही कि यह टेस्ट उसी सर्विस लॉन्चर से किया गया था जो पहले से आर्मी के पास मौजूद है, यानी लॉन्चर बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन दोस्तों यहाँ एक सवाल आता है कि जब यही रॉकेट दिसंबर 2025 में अपनी मैक्सिमम रेंज यानी 120 किलोमीटर टेस्ट हो चुका है, तो मिनिमम रेंज को अलग से टेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो दरअसल जब कोई भी रॉकेट लंबी दूरी के लिए डिज़ाइन किया जाता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा स्पीड और एनर्जी के साथ लॉन्च किया जाता है। लेकिन जब वही रॉकेट कम दूरी के टारगेट पर भेजा जाता है तो उसे बहुत कम समय में अपने एक्स्ट्रा एनर्जी को कंट्रोल करना पड़ता है और तेज मनूवर करने पड़ते हैं। और यही वो मोमेंट है जहां ज़्यादातर गाइडेड सिस्टम अपनी एक्यूरेसी खो देते हैं। तो 60 किलोमीटर पर सटीक हिट का मतलब है कि पिनाका के लॉन्चर के सामने अब कोई भी डेड जोन नहीं बचेगा। यानी दुश्मन चाहे बॉर्डर के बिल्कुल पास खड़ा हो या फिर 120 किलोमीटर की गहराई में, हर जगह वो पिनाका की रेंज में आ जाता है। दोस्तों अब इस स्टोरी को थोड़ा पीछे से समझते हैं ताकि पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए। LRGR 120 का मेडन फ्लाइट टेस्ट 29 दिसंबर 2025 को हुआ था। और दिलचस्प बात यह है कि उसी दिन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी ने भी इस प्रोजेक्ट को आर्मी में शामिल करने की क्लियरेंस दे दी थी। इसका मतलब टेस्ट की सफलता और पॉलिसी लेवल की मंजूरी एक साथ आई थी, जो आमतौर पर डिफेंस प्रोक्योरमेंट में बहुत तेज माना जाता है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट है 2500 करोड़ रुपए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रॉकेट आर्मी के पास पहले से मौजूद पिनाका लॉन्चर्स के साथ ही कैपेबल है, यानी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। रॉकेट अपग्रेड करना है और रेंज 75 से डायरेक्ट 120 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो पिनाका को बाकी अनगाइडेड आर्टिलरी सिस्टम से अलग खड़ा करता है। एलआरजीआर को अमार्मेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी एआरडीआर ने हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के साथ मिलकर डिज़ाइन किया है। और इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को सैटेलाइट नेविगेशन के साथ जोड़ा गया है। यानी अगर किसी वजह से सैटेलाइट सिग्नल कमजोर भी पड़ जाए तो रॉकेट अपने इनर्शियल डेटा के दम पर भी सटीक टारगेट तक पहुंच सकता है। इसके अलावा मॉड्यूलर इग्निशन सिस्टम पर भी काम चल रहा है, जिसका मकसद है रेंज बढ़ाना, फ्यूल इफिशियंसी सुधारना और रीलोडिंग टाइम बहुत ही कम कर देना। दोस्तों अब थोड़ा आगे की तरफ देख लेते हैं, क्योंकि डीआरडीओ यही नहीं रुकने वाला है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 किलोमीटर रेंज वर्जन पर भी काम हो रहा है। और फरवरी 2026 की एक रिपोर्ट में तो 450 किलोमीटर तक की बात सामने आई थी। इसके अलावा BM-21 अग्निबाण सिस्टम की रेंज को भी 40 से बढ़ाकर 80 किलोमीटर तक ले जाने की योजना है। वहीं 2026 में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज पर पिनाका एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम के प्रोडक्शन बैच रॉकेट्स की भी सफल ट्रायल हो चुकी है। यानी दोस्तों सिर्फ लैब टेस्टिंग नहीं, बल्कि प्रोडक्शन क्वालिटी भी वेरीफाई हो रही है, जो इंडक्शन के लिए अच्छा संकेत है। और दिलचस्प बात यह भी है कि पिनाका का नया नेवल वर्जन भी बहुत जल्द आ रहा है और एयरफोर्स के लिए एक एयर टू सरफेस वर्जन भी डेवलप हो रहा है, जिसे तेजस या फिर सुखोई पर इंटीग्रेट करने की बात हो रही है। दोस्तों बात करते हैं एक्सपोर्ट साइड की, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो पिनाका को सिर्फ एक इंडियन वेपन से आगे बढ़ाकर एक ग्लोबल प्रोडक्ट बना रही है। जनवरी 2026 में नागपुर की सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड फैसिलिटी से गाइडेड पिनाका की पहली खेप अर्मेनिया के लिए रवाना हुई थी। और दोस्तों अर्मेनिया ने इसे नया नाम भी दिया है, लाइटनिंग। और वहाँ के डिफेंस एनालिस्ट का मानना है कि इससे उनकी डायरेक्ट फायर कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुई है। हालांकि मार्च 2026 के बाद कुछ डिलीवरी में देरी भी हुई थी, क्योंकि उस दौरान हालात ने सप्लाई रूट्स को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया था। अब दोस्तों थोड़ा फ्रांस वाली कहानी जान लेते हैं। और यहाँ ईमानदारी से बताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 2024 और 2025 में फ्रेंच आर्मी के अफसरों ने कई बार पिनाका में दिलचस्पी दिखाई थी और ये भी कहा था कि राफेल और स्कॉर्पियन डील की तरह ये भी एक स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन बन सकती है।
लेकिन साथ ही फ्रांस अपने खुद के FLPT प्रोग्राम पर बहुत तेजी से काम कर रहा है और इसी साल मिड 2026 में इसका डेमो टेस्ट होना है। यानी अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि पिनाका फ्रांस में जाएगा ही। सच ये है कि पिनाका एक इंटरिम या फिर बैकअप ऑप्शन के तौर पर मजबूती से टेबल पर बना हुआ है, जबकि फ्रांस अपना खुद का घरेलू विकल्प पर रखना चाहता है। तो दोस्तों चलिए अब घर वापस आते हैं। तो आर्मी के पास अभी सिर्फ 7 पिनाका रेजिमेंट सर्विस में है और 3 और रेजिमेंट ऑर्डर पे हैं। टारगेट है कुल 22 रेजिमेंट का। इसके अलावा इसी साल LNT को पिनाका सिस्टम के ओवरऑल अपग्रेड और मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है, जिससे साफ है कि प्रोडक्शन के साथ साथ लाइफ साइकिल सपोर्ट पर भी उतना ही फोकस है। तो दोस्तों पर्सनली मेरा मानना है कि पिनाका की असली ताकत उसकी रेंज नहीं है, बल्कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। एक ही लॉन्चर शॉर्ट रेंज भी कवर करता है, लॉन्ग रेंज भी, और अब बीच का हर गैप भी। और यही मॉड्यूलरिटी है जो इसे कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाती है और एक्सपोर्ट मार्केट में कम्पिटिटिव भी। बेशक फ्रांस डील अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन एक ऐसा सिस्टम जो नाटो देशों के टेबल तक पहुंच चुका है, वो अपने आप में इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। उम्मीद करते हैं आपको पिनाका की लेटेस्ट अपडेट पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।